नमस्कार, सामर्थ एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का यह टॉपिक तरंग का है, मतलब वेव्स। आज इसके बारे में हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे, जहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगे जो प्रकाश होती है और साथ ही साथ ध्वनि तरंगों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, फिजिक्स का यह सिलेबस हमने आधा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी सिर्फ 5 चैप्टर बचे हुए हैं और उनको हम धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, और अगर पिछले वीडियोस में अगर कोई सुझाव अगर देना चाहते हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, तरंग। तो तरंग को अगर बेसिक डेफिनेशन दिया जाए तो क्या कहेंगे? माध्यम में विक्षोभ। मतलब अगर कोई भी माध्यम हो, चाहे एयर हो या ठोस हो, है ना, उसमें अगर थोड़ा भी डिस्टरबेंस हम दें तो वह तरंग के फॉर्म में गति करती है उस माध्यम में, तो उसे हम तरंग कहेंगे। ठीक, तो एक बेसिक मतलब जो होता है वो हम लिख लेते हैं। तो तरंग का मतलब होता है माध्यम में विक्षोभ। ठीक है, और तरंग की गति आप अगर देखेंगे तो ये इस तरह से तरंग का आपका गति होती है, जो ऊपर नीचे कह लो या फिर आगे पीछे कह लो, जैसे स्प्रिंग होती है ना। तो स्प्रिंग में कैसे होती है गति? कभी ये दोनों पास आते हैं, कभी ये दोनों दूर जाते हैं। ठीक, ये 2 पॉइंट है ना। तो इस तरह से तरंग की गति फॉलो होती है। ठीक, अब देखते हैं कि तरंग कितने प्रकार की होती है। तो तरंग 2 तरह की होती है, यांत्रिक तरंगे, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे वही तरंगे होती है जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है गमन के लिए, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि प्रकाश, आप प्रकाश देखिए, प्रकाश अंतरिक्ष से सूर्य से निकलती है प्रकाश, अंतरिक्ष के उस निर्वात में जहां शून्य है सब कुछ, जहां कुछ भी नहीं है, नो एयर, है ना, वहां गमन करती है विद्युत चुंबकीय वह तरंगे और पृथ्वी तक पहुंचती है। तो यह बिना माध्यम के ट्रेवल की। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले यांत्रिक तरंगों के बारे में। तो यांत्रिक तरंगों के लिए जैसा कि मैंने बताया, इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो पहले आप यही लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा, यांत्रिक तरंगों में जो मोमेंटम होता है, मतलब संवेग, और जो एनर्जी होती है, मतलब ऊर्जा, ये दोनों संचरित होती है, ना कि माध्यम। ठीक है, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिए, है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें? तो इसमें क्या लिखा हमने? इनमें ऊर्जा एवं संवेग दोनों संचरित होती है, ठीक है, ना कि माध्यम के कण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यांत्रिक तरंगों के बारे में। उदाहरण के तौर पे यांत्रिक तरंगें क्या क्या होती हैं? जैसे कि अगर इस शांत पानी में उसके सरफेस पर अगर आप पत्थर डालते हैं, ठीक, तो उसमें कुछ तरंगे बनती है, आपने देखा होगा, ये गोलाकार तरंगे होती है ना, इस तरह से, और इस तरह से वो
बढ़ते जाती है अपने उस गोलाकार रीजन या फिर जो वृत्ताकार जो रीजन होती है उसके दूरस्थ वो बढ़ते जाती है। ठीक, तो ये जो बढ़ने का जो फिनोमिना है ना, यहां पर जो फिनोमिना हुआ, ये जो घटना घटी, यहीं पर यांत्रिक तरंगों का जन्म हुआ। ठीक है, तो इन तरंगों को हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। साथ ही साथ अगर आप तनी हुई डोरी में देख लो, तनी हुई डोरी को जब आप ऐसे हिलाते हैं तो उनमें वेव का फॉर्म ऐसे जनरेट होता है इस तरह से। ठीक, तो ये भी क्या तरंगे हो गई? यांत्रिक तरंगे हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें माध्यम की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, तो इसके उदाहरण हम लिख लेते हैं सिंपल। पानी में उत्पन्न तरंग, ठीक, और तनी हुई डोरी में। ठीक, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए यांत्रिक तरंगों के। अब यांत्रिक तरंगों के अंदर ही इसे दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं सॉरी, एक होगा अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक, तो आइए पहले डिस्कस करते हैं अनुप्रस्थ तरंगों को। तो पहले लिख लेते हैं यांत्रिक तरंगों के प्रकार। तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जब तरंग माध्यम में संचरित होती है। ठीक, मान लेते हैं जैसे मेनली जनरली हम वेव्स कैसे डिफाइन करते हैं, उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये इस तरह से है ना। इसका मतलब क्या है, जब वेव बनाया तो लेफ्ट टू राइट बनाया इस तरह से। इसका मतलब क्या है, तरंग लेफ्ट टू राइट दिशा में संचरित हो रही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो माध्यम के कण हैं, ये जो ऊपर गए फिर कुछ नीचे आए फिर ऊपर गए नीचे आए, यही माध्यम के कण हैं। तो माध्यम के कण क्या हुआ, यह जो दिशा है ये संचरण की दिशा है, तरंग की दिशा लेफ्ट टू राइट है, और माध्यम के कण उसके ऊपर नीचे हुई, मतलब इस दिशा में या फिर इस दिशा में, ऊपर या नीचे। तो इनके बीच कोण क्या बना, 90 डिग्री का। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जब तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण संचरित दिशा में तरंग के संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो इन तरंगों को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। ठीक, तो इस तरह से इसे डिफाइन कर लेंगे। तो क्या डिफाइन किया हमने, इनमें माध्यम के कण जो होते हैं वह तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है, मतलब जो कंपन का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं श्रिंग, इसे कहते हैं श्रिंग। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं गर्त। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये श्रिंग है ये गर्त है, तो ये श्रिंग हुआ ये गर्त हुआ, ये श्रिंग हुआ ये गर्त हुआ। ठीक है, तो श्रिंग गर्त के फॉर्म में माध्यम में तरंग क्या होती है, संचरित होती है। ठीक, तो ये हो गया आपके अनुप्रस्थ तरंगों का एक्सप्लेनेशन। इसके अगर हम उदाहरण देखें सॉरी, तो इनके उदाहरण क्या क्या होंगे, तनी हुई डोरी में कंपन है ना,
तनी हुई डोरी का कैसे होगा? तनी हुई डोरी ऐसे रहती है पहले तो, ठीक है। अब जैसे ही आप उसको इस तरह से हिलाते हैं तो ये इस तरह से क्या होंगे, इसमें वेव्स जनरेट होंगे। यही वेव्स क्या हो गए? अनुप्रस्थ तरंग हुई ना, क्योंकि लंबवत दिशा में कंपन कर रही है, ठीक। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम? तनी हुई डोरी, ठीक। दूसरा, जो पानी में, जैसे पिछला एग्जाम्पल हमने लिया था, पानी में इस तरह से तरंगे क्या होती है? संचरित होती है, ठीक है। तो ये भी कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका? अनुप्रस्थ तरंग होगा, ठीक। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए? अनुप्रस्थ तरंगों के, है ना। अब यहां पर देखिए एक चीज, ठीक। एक छोटा सा टॉपिक यहीं पे हम नोट कर लेंगे फटाक से। तो इसे हम क्या कहेंगे? श्रृंग। ये श्रृंग है और ये है गर्त, है ना, गर्त, ठीक। अगेन ये वाला हिस्सा फिर से श्रृंग होगा, इसे फिर से श्रृंग कहेंगे, ठीक। और इसे हम फिर से कहेंगे गर्त। तो ये भी श्रृंग, ये भी गर्त हुआ, ठीक। अब दो श्रृंग के बीच की दूरी है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक। चलिए इसके दूसरे कलर में लिख लेते हैं, बेहतर होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो दूरी है दो श्रृंगों के बीच में, इसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है। ये कहलाती है तरंग दैर्घ्य। सेम दो गर्त के बीच की भी जो दूरी होगी ना, सक्सेसिव गर्त मतलब लगातार एक श्रृंग के बाद जस्ट दूसरा श्रृंग, ना कि ये वाला श्रृंग, ठीक है। जस्ट दूसरा श्रृंग होगा उसके जस्ट बाद वाला, उनके बीच की जो दूरी होगी उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये भी क्या हो गई? तरंग दैर्घ्य हो गई। ये भी क्या हो गई? तरंग दैर्घ्य हो गई, ठीक। तो तरंग दैर्घ्य को कैसे डिफाइन करेंगे? एक टॉपिक छोटा सा यहां पे लिख लेते हैं। ठीक, तो तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या हुआ? लगातार दो श्रृंग या दो गर्त को मध्य दूरी, उसको हम कहेंगे तरंग दैर्घ्य। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे, आने वाले टाइम में मे बी इसका यूज हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? आपका तरंग दैर्घ्य, ठीक। तो ये हो गया आपका अनुप्रस्थ तरंग। अब बारी है अनुदैर्घ्य तरंगों की। तो टॉपिक डाल लेते हैं, दूसरा है अनुदैर्घ्य तरंग। अब अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, समझने की कोशिश करिए। अनुप्रस्थ तरंगों में संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती है। अनुदैर्घ्य तरंगे में संचरण की दिशा में ही कंपन होता है। जैसे कि ये हो गया, एक स्प्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई स्प्रिंग है, ये इस तरह से स्प्रिंग है, ठीक है ना। जैसे ही स्प्रिंग को मैं थोड़ा सा इलोगेट करता हूं, मतलब मैं खींचता हूं, है ना, दोनों ओर से खींच लूं, या एक को स्थिर रख के इसको खींचता हूं। मान लेते हैं इसको मैंने स्थिर रखा है पूरे टाइम पे, ये ऐसे बंधा हुआ है स्प्रिंग दीवार के एक सिरे से, दूसरे सिरे से मैं स्प्रिंग को ऐसे खींच रहा हूं फोर्स लगा के। तो क्या होगा? उसमें इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन मतलब वो स्ट्रेच होगा, उसमें दूरी बढ़ेगी। तो ये इस तरह से स्ट्रेच होगा, ये ऐसे ऐसे स्ट्रेच हुआ ये स्प्रिंग, है ना, ठीक। और अगर मान लेते हैं मैं इसी को प्रेस कर दूं, या फिर यूं कहे स्ट्रेच करने के बाद मैं छोड़ दूं, तो जैसे ही छोड़ूंगा वापस वो, उसमें क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होता है ना स्प्रिंग को, जैसे ही आप छोड़ते हो खींच के, वापस वो एक दूसरे की ओर आने की कोशिश करते हैं। तो
जब आएगा तो और पास आ जाएंगे, ये बहुत पास, ये ऐसे, ठीक है। तो ये नॉर्मल उसकी स्थिति है, ये जब आपने स्ट्रेच किया और ये जब आपने स्ट्रेच करके छोड़ा तो और बहुत पास आ गए। तो दोनों ही केस में यहां पे क्या हो रहा है, ये देखिए इसी ओर ही बढ़े ना, जो भी स्ट्रेच हुआ इसी दिशा में हुआ, लंबवत तो कोई स्ट्रेच नहीं हुआ, कोई खिंचाव नहीं है लंबवत, सभी उन्हीं की दिशा में है। यहां पर देखिए समान दिशा में है। तो क्या हुआ, तरंग भी, मतलब जो स्प्रिंग की जो दिशा थी उसके स्ट्रेच होने की दिशा भी वही थी और तरंग के संचरण की दिशा भी वही थी, इसलिए इसको कौन सा तरंग कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, तो अनुदैर्ध्य तरंग को किस तरह से डिफाइन करेंगे, कि माध्यम के कणों के कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा में होती है। तो ये हो गया आपका अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, अब इसके उदाहरण तो आपने देख लिए, क्या है, स्प्रिंग, ये है ना, ये स्प्रिंग है ये, ठीक है। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ठीक, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, इसको उसी पेज में लिख लेते हैं फटाक से। ठीक, साथ ही साथ जो ध्वनि तरंगे होती है, जो साउंड है, जो आवाज है, जो हमारे कानों को आ रही है, वो भी कौन से तरंगे है, अनुदैर्ध्य तरंगे। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। तो ध्वनि तरंग भी इसी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों से संबंधित। तो क्या कह सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में, जैसे कि यहां पर आपने देखा ये ध्वनि तरंगे हैं, ठीक है। और ध्वनि तरंगों के लिए अगर आपने कभी किसी कक्षाओं में पढ़ा होगा, अपनी पुरानी कक्षाओं में, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए। जैसे कि अगर मैं स्पेस में जाऊं, है ना, अंतरिक्ष में, खुले अंतरिक्ष में जाता हूं और वहां पर मैं जाके किसी को आवाज लगाता हूं तो उस तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वहां पर कोई माध्यम नहीं है। माध्यम से तात्पर्य है जैसे कि वायु, यहां पर माध्यम क्या है, वायु, मेरी आवाज किसी और के तक पहुंचती है मेरे करीब बैठे हुए, तो जो माध्यम है, वायु के जो कण है वो कंपित होते हैं और उसी के थ्रू मेरी आवाज वहां तक पहुंचती है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा चीज आप ये देख लीजिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अनुदैर्ध्य तरंग किसी भी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। ठीक, अब क्या कहने का मतलब है ये समझिए। जब मैं पत्थर को पानी में डालता हूं, शांत शीतल पानी में, तो क्या होता है, उसमें कंपन शुरू होते हैं और तरंगे उत्पन्न होती है। वो कौन सी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। परंतु उस नदी के अंदर या पानी के अंदर डुबा दूं अगर पत्थर को, तो उसमें अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं होंगी, ठीक, उसमें उत्पन्न होंगी अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है, कि अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता या फिर किसी भी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है।
ठीक। तो अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए सबसे आवश्यक क्या है, माध्यम जरूरी है। ठीक है, ये तो ओवरऑल यांत्रिक तरंगों के लिए हो गया है ना। तो अनुदैर्ध्य तरंगे खासकर जो कि यांत्रिक तरंगे हैं, तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल अनिवार्य है और किसी भी माध्यम में यह जनरेट की जा सकती है। ठीक, तो ये हो गए सॉरी अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगे शुरू करने से पहले कुछ छोटे छोटे 2-4 बिंदु और लिख लेते हैं, है ना। तो वो इस तरह से है, आवर्तकाल। ठीक है, तो आवर्तकाल को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तरंग द्वारा एक कंपन पूरा करने में लगा समय। मतलब समझिए, ये ऐसा है और ये तरंग ऐसे क्या हो रहा है, गमन हो रहा है तरंग का ऐसे लगातार। ठीक है, अब एक कंपन करने में लगा समय का मतलब क्या है, जब तरंग यहां पर होती है अपने इनिशियल पॉइंट पे, ठीक, और एक श्रृंग और दूसरा गर्त कंप्लीट करने के बाद फिर से जब अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, जैसे कि इस पॉइंट पे ये, ठीक है, याद रखिए सिर्फ एक गर्त से, एक श्रृंग से काम नहीं चलेगा या एक गर्त से काम नहीं चलेगा, एक श्रृंग एक गर्त पूरा, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलकर तरंग फॉर्म कर रही है, तो उसका ये एक हिस्सा हो गया। ठीक, तो यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, इसी को क्या कहते हैं, उसका आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, इसका मतलब पूरा करने में एक कंपन, क्या लिखेंगे, एक कंपन पूरा करने में लगा समय, ये क्या हो गया, इसका आवर्तकाल हो गया। ठीक है, तो इसको जैसे कि मैं इस रेखा से ऐसे प्रदर्शित कर दूं, ये यहां से लेके यहां तक आने में लगा समय। ठीक अब आवृत्ति, आवृत्ति से आशय है कि एक सेकंड में वह कितने चक्कर पूरा करता है या कितने कंपन पूरा करता है। मतलब फिर से अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूं इस तरह से, ठीक है, और ये ऐसे मान लेते हैं तरंग ऐसे ऐसे गमन हो रहा है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे अपन ले लेते हैं टाइम, ये है टाइम। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं टाइम, मतलब समय। एक्स एक्सिस पे क्या है, समय है, और इस एक्सिस पे क्या है, उसका आयाम है। तरंग का आयाम होता है कि यहां से यहां तक जितनी दूरी होती है, ठीक है, ये से हम आयाम कहते हैं। ठीक, ये आयाम है, मैं यहां से बना लेता हूं, ये यहां से लेके यहां तक दूरी, मेन पॉइंट से लेके टॉप जो श्रृंग तक या गर्त तक जो दूरी है, उसको हम आयाम कहते हैं। ठीक, तो इस तरफ क्या ले लूं, डिस्प्लेसमेंट या आयाम, है ना, मान लेते हैं एक्स ले लेता हूं। ठीक है, ये एक्स है। अब देखिए टाइम इस डायरेक्शन में है ना, मान लेते हैं उसका एक सेकंड यहां पे कंप्लीट होता है, यहां पर। ठीक है, ये इस तरह से कंप्लीट करते हुए मान लेते हैं यहां पर एक सेकंड कंप्लीट होता है, ये एक सेकंड है, एक्स एक्सिस में एक सेकंड हमने वहां पर लिया। तो यहां पर देखिए इस एक सेकंड में ये कितने कंपन पूरा किया, उसको हम गिनते हैं 1 बाय 1। ठीक है, ये यहां से शुरू किया, एक कंपन के लिए क्या बोला था मैंने, पूरा श्रृंग और पूरा गर्त लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक श्रृंग ले लिया, दूसरा गर्त ले रहे और वापस मेन पॉइंट पे पहुंच गए, तो एक कंपन हुआ। अब दूसरा कंपन कौन सा होगा, फिर से यहीं से शुरू होगा, ये ऐसे शुरू होगा, ये ऐसे जाएगा, यहां पर आके खत्म हुआ, ये दूसरा कंपन हुआ। फिर से शुरू करेंगे, ये ऐसे शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा, ऐसे जाएगा, ये कौन कितना कंपन हो गया, तीसरा कंपन हुआ। और एक और कंपन होगा, ये यहां से फिर शुरू होगा, ये ऐसे और ये ऐसे। कितने कंपन हुए टोटल, 1 2 3 4, 4 कंपन हुए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक सेकंड में इसने 4 कंपन पूरा किया। ठीक है, तो आवृत्ति का परिभाषा यही है,
है ना, 1 सेकेंड में या फिर इकाई समय में कंपन की संख्या या फिर चक्रण, इस कंपन को हम चक्रण भी कह सकते हैं, चक्रण की संख्या। ठीक, तो यहां पर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पे कितने कंपन हुए, 4 कंपन, है ना। और ये हिस्सा हल्का सा और है, तो ये हो गया उसका चौथा हिस्सा, और तो 4.25 कंपन इसने कंप्लीट किया, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया आवृत्ति क्या होता है। आवृत्ति को मान लेते हैं हम एन से या फिर न्यू से ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अंतर देख लेते हैं, सॉरी संबंध देख लेते हैं आवृत्ति और आवर्तकाल में। ठीक, ठीक है, तो क्या संबंध होता है, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। ठीक, कुछ नहीं है, आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती है आवृत्ति, या आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती है आवर्तकाल का। ठीक है, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए आवर्तकाल का मतलब क्या है कि कितने सेकंड में एक कंपन पूरा करता है, तो कितने सेकंड में, तो यहां पर सेकंड आया, टाइम आया, इसका मात्रक क्या होगा आवर्तकाल का, समय होगा, टाइम होगा, सिंपली सेकंड होगा। ठीक है, तो आवर्तकाल का मात्रक क्या होगा, मैं यहां पे मात्रक लिख लेता हूं सिंपल, क्या होगा, सेकंड। ठीक, तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल है, तो इसका मात्रक क्या होगा, आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, प्रति सेकंड, है ना। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, प्रति सेकंड। ठीक, ये मात्रक हो गया आवृत्ति का। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे, या फिर इसको सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर 1/सेकंड इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिखें। ठीक है, आवर्तकाल का मात्रक है सेकंड, तो आवृत्ति का 1/सेकंड या फिर प्रति सेकंड। ठीक, तो ये हो गए आपकी यांत्रिक तरंगे, कंप्लीट हो गई। अब शुरू करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, वे तरंगे जिनके गमन के लिए, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि प्रकाश, सूर्य से प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है और ट्रेवल करती है उस कंप्लीटली शून्य स्पेस में जहां पर कुछ भी नहीं है, निर्वात है ना, कुछ भी नहीं है, कोई एयर तो है नहीं, ना ही कोई गैस है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल वहां से ट्रेवल करती है बिना किसी मात्रक के, आई मीन माध्यम के। ठीक, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे, किसे, प्रकाश को। तो डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, ये वे तरंगे जिनके गमन के लिए, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और इसके उदाहरण क्या हो गए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रकाश, प्रकाश या फिर लाइट, सिंपल है ना। प्रकाश की चाल आप जानते ही होंगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो ये प्रकाश है,
ये प्रकाश सिंपली हम जो देख पा रहे हैं, मतलब कोई भी कलर हमें दिखता है, लाल, काला, नीला, पीला, जो भी हो, ठीक है, प्रकाश सिर्फ इतना नहीं है ना, प्रकाश लेयर्स में है। ये सिर्फ ये विजिबल, ये दिख रहा है तो ये विजिबल हो गया, बस इतना ही प्रकाश नहीं है, ठीक है। इसे तो हम चलो दृश्य कह लेते हैं, दृश्य प्रकाश। इसके ऊपर ये इस तरह से और भी प्रकाशें होती हैं, जैसे कि एक्सरे, ठीक। इसके ऊपर होती है पराबैंगनी, है ना, यूवी कहते हैं। तो इस तरह से लेयर्स होती हैं, तो उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या गुण होते हैं। एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, इससे संबंधित। तो हम इनके लेयर को डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं टॉपिक प्रकाश। अब प्रकाश कई तरह के लेयर में डिवाइड होती है, तो शुरुआत करेंगे हम गामा किरणों से, ठीक। तो पहला लिख लेते हैं गामा। तो गामा किरणों के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए, ये वे किरणें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक ऊर्जा में होती है ना, और इनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इनके लिए आपको बस यही ध्यान रखना है, इनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ये इतने एनर्जेटिक होते हैं कि लोहे की चादर को भी पार कर दें, उसको भी विभेद दें, मतलब चादर के आर पार चले जाएं। ये इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, मतलब इस दीवार के भी आर पार चले जाएं, वो इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। ठीक, इसके सोर्स क्या है, मतलब इसके स्रोत क्या है, कहां से निकलती है। जैसे सूर्य से भी गामा किरणें निकलती हैं कुछ मात्रा में, ठीक। तो इसके अगर मैं स्रोत की बात करूं, इसके जो सोर्स हैं वो कौन है, सूर्य, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, और भी जो बड़े भिन्न भिन्न तरह के जो तारे होते हैं, या फिर न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, है ना, ये जो, और सुपरनोवा, जो मतलब तारों का फटना जो होता है ना, ये सब इसके क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। सुपरनोवा लिख लेते हैं, ठीक है। ये सुपरनोवा भी होते हैं, वो भी इनके सोर्स होते हैं गामा किरणों के, ठीक। दूसरा क्या ले लें, एक्सरे, ठीक है, एक्स किरणें। तो एक्स रेज, एक्स किरणें, इनके बारे में तो आपको पता ही है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, चिकित्सा में, उद्योग में। तो बेसिकली इसका उपयोग करने का मतलब यही है कि ये, इनकी एनर्जी गामा से तो कम होती है, बट इतनी होती है कि ये आपके शरीर जो है, या हमारी जो चमड़ी जो दिख रही है, हमारी जो मांसपेशी है, मांसपेशियों के अंदर हड्डियों तक ये जा पाए और उसका स्ट्रक्चर हमें दे पाए, ठीक है। तो इनकी विभेदन क्षमता बहुत ज्यादा तो नहीं होती, परंतु हमारे शरीर को विभेद दे इतनी तो जरूर होती है, ठीक। इसलिए एक्सरेज के एक्सपोजर में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आप देखिएगा जो एक्सरे आपको लिया जाता है फटाक से, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बस आपको ब्लिंक किया जाता है ना, और तुरंत वो कंप्लीट कर लिया जाता है, कंप्लीट वो प्रोसेस को, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर आपको एक्सपोजर में रखा जाए एक्सरे के, तो अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा घातककारी है हमारे सेहत के लिए, हमारे त्वचा के लिए, ठीक। तो एक्स किरणों का उपयोग कहां होता है, चलिए इसके लिए प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, विभेदन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, और इसका उपयोग कहां करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, ठीक। नाउ अब आती है बारी पराबैंगनी की, ठीक। अब पराबैंगनी किरणों के बारे में आप इतना तो जानते ही हैं कि ओजोन लेयर क्या करता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और जमीन पर पड़ने नहीं देता।
तो पराबैंगनी किरणें भी उच्च ऊर्जा की होती हैं, एक्सरे से कम है, लेकिन हमारी जो विजिबल रेंज जो है, जो सिंपली हमें लाइट दिख रही है, उससे ज़्यादा उच्च है। तो ये भी हमें त्वचा की बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, इसके कारण से त्वचा की बीमारियां होती है, त्वचा के कैंसर भी हो सकते हैं पराबैंगनी किरणों के एक्सपोजर में रहने से। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट क्या लिखेंगे हम? ओजोन लेयर के द्वारा यह अवशोषित होती है। ठीक है, और पॉइंट क्या लिख सकते हैं? पराबैंगनी किरणों के एक्सपोजर से हमें त्वचा का कैंसर हो सकता है। ठीक, तो ये पराबैंगनी किरणों के बारे में हो गया। यह अत्यधिक ऊर्जा वाली होती है, इसे अल्ट्रावायलेट कहते हैं। यूवी में, यूवी से इसे प्रदर्शित करते हैं, है ना, यूवी, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अब आइए हम आते हैं अपने विजिबल रेंज में, जो सबसे ज्यादा फैमिलियर है हमें, है ना। क्या होते हैं? दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश, प्रकाश कुछ भी नहीं है, जो सिंपली हमें लाइट्स दिख रही हैं, जो विवर्तन, जो डिफ्रैक्शन है ना, जो अपवर्तन, जो परावर्तन की फिनोमिना हम डेली लाइफ में देखते हैं। अपवर्तन परावर्तन आपको पता होगा, अगर पुराने क्लास में देखें तो क्या होता है, ये ऐसे कोई सरफेस है, मान लेते हैं शीशा है ना, ये शीशा है मान लेते हैं, यहां पर से एक लाइट आएगी और इस तरह से चली जाएगी, गमन करेगी, तो इसको, इस घटना को क्या कहेंगे? परावर्तन। ठीक, और अपवर्तन क्या होगा? वही लाइट इस शीशे के उस पार चली जाए, मान लेते कांच के उस पार चली जाती है। ठीक है, तो यहां पर जाके ये सीधी नहीं जाएगी, जैसे इस दिशा में तो ऐसे नहीं जाएगी, ये क्या करेगी, यहां से ऐसे टिल्ट हो जाएगी। ठीक, थोड़ी सी झुक जाती है। ठीक है, अब कितने एंगल से झुके वो डिपेंड करता है कि माध्यम कैसा है ना। तो ये जो झुकने का जो गुण है, इसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तन। ठीक है, ये अपवर्तन का फिनोमिना हो गया। वैसे ही डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन होता है। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को विवर्तन कहते हैं, है ना। इंटरफेरेंस को व्यतिकरण कहते हैं। तो ये सब भी घटनाएं होती हैं किसमें? विजिबल लाइट में। तो इसके लिए बस इतना ही लिख लें। और विवर्तन। ठीक है, तो ये हो गया आपका दृश्य प्रकाश, है ना। अब अब आएगा बारी, ये कौन सा पॉइंट था? चौथा। अब बारी आती है फिफ्थ पॉइंट की, और जो लेयर नीचे होगा उसे हम कहते हैं इस बार इंफ्रारेड या फिर अवरक्त किरणें, अवरक्त प्रकाश। ठीक है, अवरक्त प्रकाश कह लेते हैं। तो ये जो अवरक्त प्रकाश होती है, यही जिम्मेदार होती है गर्माहट के लिए। जैसे कि अगर धूप में आप जाते हो, ठीक है, तो रोशनी तो बहुत ज्यादा मिलती है आपको, साथ ही साथ गर्माहट भी मिलती है, हमें त्वचा को, हमारी त्वचा को गर्मी महसूस होती है। कारण है अवरक्त प्रकाश, ना कि विजिबल रेंज, है ना कि दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश सिर्फ आपको उपलब्ध कराती है कि दृश्य मतलब जो आप देख पाए, है ना। अवरक्त प्रकाश उपलब्ध कराता है कि गर्मी कितनी पड़ रही है। ठीक है, इसे इंफ्रारेड भी कहते हैं, ये इंफ्रारेड। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? यह किसके लिए जिम्मेदार होती है? गर्मी के लिए, गर्माहट के लिए। ठीक, और
ये जो नाइट विजन, अगर आपने सुना होगा नाइट विजन, ये जो नाइट विजन चश्मे होते हैं, नाइट विजन कैमरे होते हैं, है ना, तो उसमें अवरक्त प्रकाश का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, उपयोग होता है। ठीक, तो नाइट विजन कहने का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी जीवित व्यक्ति है, कोई भी है, जानवर हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, जो भी हो, कोई भी लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल हो, है ना, प्लांट को हटा देते हैं, एनिमल रखते हैं और व्यक्ति रखते हैं, तो जब आप उसे नाइट विजन कैमरों से देखते हैं, है ना, तो उससे दिखाई देती है कि प्रकाश निकल रही है। प्रकाश वो इस तरह से दिखाई देती है, वो रेड दिखाई देती है। तो जो मान लेते इतने से रेंज में आप चीज़ें देख रहे हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है, और नाइट विजन से देखते हैं, है ना, तो आपको दिखाई देगा कि जो गर्मी वाली हिस्से होती है, मान लेते कि कोई एनिमल होगा, ठीक है, कोई जानवर होगा, तो वो आपको रेड कलर में दिखाई देगा, ऐसे रेड रेड। और बाकी जो चीज़ें होंगी, जैसे कि पहाड़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ज़मीन हो गया, ठीक है, चट्टानें हो गई, वो आपको ऐसे ब्लू 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 ऐसे दिखाई देंगी, नीले आकार। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से गर्मी निकल रही है, तो नाइट विजन ने गर्मी को डिटेक्ट कर लिया, उसको पकड़ लिया, और जहाँ से गर्मी नहीं निकल रही उसको ब्लू दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से नाइट विजन का उपयोग किया जाता है, कैमरों का या फिर चश्मों का, इस तरह से उपयोग होते हैं। अब बारी आती है माइक्रोवेव या फिर सूक्ष्म तरंगों की। तो सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, जो अवरक्त किरणें हैं उनसे भी कम रेंज में, उनसे कम रेंज से मतलब है उनसे कम ऊर्जा की ये वेव्स होती है, जिनका उपयोग प्रसारण के कार्यक्रम में भी किया जाता है। दूर दूर अगर प्रसार करना हो तो माइक्रोवेव तरंगों का भी उपयोग होता है। साथ ही साथ खाना पकाने के लिए जो अवन यूज करते हैं, माइक्रोवेव अवन कहते हैं, तो उसमें भी इसी प्रकाश, इन्हीं किरणों का उपयोग किया जाता है, माइक्रोवेव किरणों का। वो क्या करती है, जो खाने में जो पानी के बुलबुले होते हैं, बुलबुले कह लो, या फिर पानी के जो अवशेष होते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई भी खाना पूरी तरीके से सूखा हो, है ना, तो पानी के कुछ अवशेष होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो ऑसिलेट कराते हैं, मतलब कंपन कराते हैं। जब वो कंपन करता है तो गर्मी रिलीज करता है, उसी गर्मी से, उसी गर्माहट से वो खाना पकता है, तो अवन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका उपयोग खाना पकाने के लिए अवन में करते हैं, संचार के माध्यमों में भी कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब बारी आती है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विच इज रेडियो तरंगे। ठीक है, तो रेडियो तरंगों का सिंपल काम ही होता है प्रसारण के कार्यक्रम में। ठीक है, तो प्रसार करने पे ये जो भी आप टेलीकास्ट देख रहे हैं, जो एफएम आप सुनते हैं, जो रेडियो आप सुन रहे हैं, वो रेडियो तरंगों के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। ठीक है, ठीक, अब रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है प्रसारण के कार्यक्रम में, क्योंकि इनकी ऊर्जा चूंकि बहुत कम होती है और इनका जो वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, ये इनके बीच का आप डिस्टेंस देखिए, बहुत ज़्यादा होता है। ये तो आप बोर्ड में देख रहे हैं, वैसे इसके डिस्टेंस तो 200 मीटर या 200 सेंटीमीटर, आई मीन मीटर्स में होते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है आपका, ये रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है टेलीकास्ट में। ठीक,
तो ये हो गया आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब आइए हम बात करते हैं ध्वनि के बारे में कि ध्वनि क्या होता है ना। तो ध्वनि के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ध्वनि यांत्रिक तरंगे हैं जिनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मोटा मोटा तो ये आपको पता है। और इसके कुछ अलग अलग लेयर्स कह लो या अलग अलग उसके मान के आधार पर या उसकी तीव्रता के आधार पर कि कौन ज़्यादा कितनी तीव्र है और कौन सी ध्वनि कितनी तीव्र है, इसके आधार पर इसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया ध्वनि, साउंड। ठीक है, तो ये कौन सी तरंगे हैं? सबसे पहली बात तो ये है यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगों के अंदर भी एक कौन सी तरंग है? ये है अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक, तो ये आपको याद रखना है ना, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब ध्वनि की चाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्वनि की चाल क्या होती है? जैसे जैसे मीडियम माध्यम का घनत्व तो बढ़ते जाता है ना, ज्यादा डेंसर मीडियम में जाते जाते ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। तो होता यूं है, समझने के लिए आप ये देखिए, ये 3 बॉक्सेस में ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ये एक मीडियम है जहां पर जो माध्यम है ये इस तरह से फैला हुआ है, बहुत छोटे छोटे कण जो बहुत दूर दूर फैले हैं, मतलब सघन नहीं है ना, बहुत लाइट कह लेते हैं या हल्का या फीका मीडियम कहते हैं ना, सिंपली ऐसा कह सकते हैं। ठीक, दूसरा है जो थोड़े पास पास हैं, उसमें कण, माध्यम के कण। ठीक, और तीसरा मीडियम है जिसमें बहुत पास पास हैं, है ना, एकदम पास पास हैं। ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से बहुत पास पास माध्यम के कण हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जब इसमें डिस्टर्ब करेंगे तो विक्षोभ तो उत्पन्न होगा, लेकिन फिर ये कण इसको ट्रांसफर करने के लिए यहां पर क्या हो गया, गैप हो गया। ठीक है, या अपनी ऊर्जा इसको ट्रांसफर करेगा टकरा के, लेकिन यहां पर तो गैप हो गया। चूंकि गैप हो गया तो इस क्या होगा, टाइम लगेगा तरंग को वहां पर ट्रेवल करने में। यहां पर गैप कम है तो तरंग ट्रेवल तो करेगा, थोड़ा ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगा इसकी अपेक्षा में, और यहां पर तो गैप ना के बराबर है, तो यहां पर तो ये फटाफट चीजें प्रसारित होती जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे कंपन करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेंसर मीडियम होता है या फिर अधिक घनत्व वाला जो मीडियम होता है ना, उसमें क्या होगा, ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। मतलब ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम, क्योंकि ठोस सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम है, आपको पता ही है ये बात, है ना। तो क्या लिखेंगे, ध्वनि की चाल किसमें, ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में। ठीक, तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिए, इस कॉन्सेप्ट से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया ध्वनि की चाल के बारे में। अब कुछ प्रभाव देख लेते हैं, ध्वनि के चाल पर किस किस तरह का प्रभाव पड़ता है, अलग अलग चीजें, अलग अलग फैक्टर्स का। मतलब एक फैक्टर अगर हम तापमान ले लेते हैं, ठीक, तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसे ऐसे नहीं, बस एक पॉइंट में लिख लेते हैं। तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, तापमान बढ़ रहा है, ऊपर एरो का मतलब तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो ध्वनि की चाल होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी, जो मौसम में ह्यूमिडिटी होती है ना,
ज़्यादा नमी लग रही है उसको कहते हैं ना। तो आर्द्रता जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। ठीक। वायु में ध्वनि की चाल स्वतः नॉर्मली, वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वह होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यह हालांकि बहुत अत्यधिक है ना, 332 मीटर पर सेकंड, या फिर कहने का मतलब एक सेकंड में 332 मीटर यह गमन कर चुकी है। ठीक है, और एक और फैक्टर लिख लेते हैं, स्टील। तो स्टील तो जानते हो ठोस है ना, धातु है। तो स्टील में ध्वनि की चाल बराबर कितनी होगी, 15 गुना ध्वनि की वायु में चाल। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए। ठीक है, मतलब स्टील में ध्वनि की चाल, स्टील धातु में क्या होगी, 15 गुना होगी, 15 गुना अधिक तेजी से ध्वनि की चाल वायु की अपेक्षा में गमन करेगा, किसमें, स्टील में। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ फैक्टर्स। अब आइए कुछ टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्वनि के जो, अगर उसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो प्रकार कह लो या फिर विभाजन कह लो, विभाजन। ठीक है, तो पहला है श्रव्य ध्वनि। ठीक, तो इसे हम कहेंगे श्रव्य ध्वनि। तो श्रव्य ध्वनि वे ध्वनि होती है जो हमें कानों को सुनाई देती है, हमारे कानों को, जिसका रेंज इतना होता है कि हम उसे डिस्टिंग्विश कर पाए या फिर उसे समझ पाए, सुन पाए, हमारे कानों को समझ आए कि क्या बातें हो रही है, क्या आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, तो इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो इसका जो रेंज होता है उसे हम आवृत्ति में लेंगे। ठीक है, तो इसका जो रेंज होगा वो होगा मनुष्यों के लिए अब मनुष्यों के लिए से तात्पर्य है मनुष्य कितनी आवाज सुन सकता है, कहने का मतलब वो होता है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसे हम 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं। ठीक है, ये किलो का मतलब होता है हजार और हर्ट्ज का मतलब हर्ट्ज, तो 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज, इसे इस तरह से भी कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे नहीं सुन पाते, ना ही इसके आगे सुन पाते हैं, क्योंकि मनुष्य के कान अंदर जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से ही डेवलप हुआ है। ठीक, तो इस आवृत्ति में जो आने वाली ध्वनि है, इस रेंज में आने वाली जो ध्वनि है उसे हम श्रव्य ध्वनि कहेंगे। ठीक है, दूसरा ठीक है, तो हाँ, अब दूसरा हम ले लेते हैं माफ करिए, ठीक है, ठीक, तो दूसरा जो हम लेंगे वो होगा आपका पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, या अश्रव्य ध्वनि, सॉरी, अश्रव्य ध्वनि लेंगे, तीसरा हम पराश्रव्य लेंगे। तो अश्रव्य ध्वनि को लेते हैं, अश्रव्य ध्वनि। तो अश्रव्य ध्वनि क्या होती है, अश्रव्य से मतलब समझ आ रहा है आपको, अप्रत्यय चूंकि लगा है इसमें, मतलब जो हमारे कानों को सुनाई ना पड़े। ठीक, मतलब बहुत कम रेंज, बहुत मतलब जो 20 हर्ट्ज है ना,
ये 20 हर्ट्ज है ना, उससे छोटा, तो ये रेंज होगी अश्रव्य ध्वनि की। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 20 हर्ट्ज से भी कम होती। ठीक, तो ये इतनी कम आवृत्ति की होती है, बहुत कम आवृत्ति की। आपने अक्सर देखा होगा कुछ पशुओं को क्या होता है, कुछ जो जानवर होते हैं वो जो भूकंप आ रही होती है, पहले भूकंप जब आती है यहां तक पहुंचती तब तो बहुत ज्यादा तीव्र होती, आवाजें बहुत आती, परंतु जब वो दूर होती है, हमारे तक पहुंचने वाली होती है, तब आप देखना जो जानवर होते हैं, कुछ जानवर होते हैं वो असहज हो जाते हैं, कुत्ते जो होते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो कैपेबिलिटी है सुनने की वो 20 हर्ट्ज से भी कम है। इसका मतलब वो 20 हर्ट्ज से कम की चीजें भी सुन पाते हैं। और जो भूकंप की तीव्रता होती है बहुत सुदूर में, उसकी तीव्रता भी बहुत कम होती है, तो मैच कर जाते हैं उनके सुनने की शक्ति से। दैट इज वाई वो असहज हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, तो भूकंप आने से पहले पशुओं का असहज हो जाना, क्योंकि उन्हें सुनाई देती है। भूकंप के पूर्व भी क्या होती है, कम आवृत्ति की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक, इसलिए क्या होते हैं, इसे हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब बारी आती है पराश्रव्य ध्वनि की। तो पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है, वे ध्वनि जो 20 किलो हर्ट्ज के आगे होती हैं। ठीक है, तो पराश्रव्य ध्वनि कौन सी ध्वनि है, जिनकी वैल्यू 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा है। की ध्वनि। ठीक, तो इसे हम कहेंगे पराश्रव्य ध्वनि। ये कौन उत्पन्न करता है पराश्रव्य ध्वनि, आप देखेंगे जो जेट विमान होते हैं बहुत ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बहुत तेज जो वायुयान होती है, जेट होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं वो। ठीक है, तो उनका जो रेंज होता है कभी कभी पराश्रव्य ध्वनि के भी मतलब पराश्रव्य ध्वनि में गिना जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका पराश्रव्य ध्वनि। अब इसका इस्तेमाल बहुत होता है। ठीक, जैसे कि एक उपयोग जो जानवर करते हैं अपने लिए वो है चमगादड़ द्वारा। तो चमगादड़ क्या करती है, पराश्रव्य ध्वनि, वो तो चमगादड़ तो अंधे होते हैं। ठीक है, तो कैसे उड़ते हैं, पराश्रव्य ध्वनि के माध्यम से। पराश्रव्य ध्वनि वो आगे इजेक्ट करते हैं और वस्तु का पता लगाते हैं, जैसे ही वापस वो बैक आती है। जैसे ही पराश्रव्य ध्वनि किसी जानवर ने ऐसे भेजा, ये ऐसे 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 जाता है, और मान लेते यहाँ पर कोई वस्तु, चट्टान, पेड़, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो ये जैसे ही गया वैसे ही ये वापस आना शुरू करता है। ठीक है, ये वैसे ही लौट कर वापस आना ये इस तरह से शुरू करता है। ठीक, तो यहाँ पर से क्या होता है, जैसे ही लौट कर वापस आता है, जानवर को या फिर उस चमगादड़ को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई वस्तु है, और वह अपनी दिशा बदल लेता है। ठीक, तो इसका उपयोग कौन करता है, चमगादड़।
ठीक। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है। ठीक है, तो चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग, तो चिकित्सा क्षेत्र में कैसे कैसे उपयोग होते हैं, ये दो तरह से होते हैं। एक पथरी के इलाज में, ठीक है, तो होता क्या है, जो पथरी के जो बारीक कण होते हैं, है ना, उन्हें वह तोड़ देता है। पराश्रव्य ध्वनि आप जैसे देते हो, बॉडी के अंदर जाता है, वह उन बारीक कणों को तोड़ देता है और मूत्र मार्ग के माध्यम से वह निकल जाता है, बह जाता है। ठीक, पथरी के इलाज में। साथ ही साथ जो ईसीजी होती है, इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ईसीजी। ठीक, तो ईसीजी के उपयोग में, ईसीजी के लिए उपयोग होता है, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आज ध्वनि का कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विचरण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो ये ध्यान रखिए, हालांकि हमने पढ़ा नहीं है लेकिन ये फैक्ट है, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन में डाल दिया ताकि आपको याद हो जाए चीजें। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो कौन सा जो मंडल होगा या कौन सा लेयर होगा वायुमंडल का, वो होगा आपका आयन मंडल। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आयन मंडल। ये आप ध्यान रखिए और इसे आप याद रख लीजिए। ठीक है, इसे फैक्ट के रूप में याद रख लीजिए आप। दूसरा है कॉस्मिक किरणें। अब एक दूसरा फैक्ट मैं और बता देता हूं, यहां पे हमने अलग अलग लेयर्स देखे प्रकाश के। ठीक है, ये तो लेयर में नहीं आता प्रकाश के, परंतु कुछ किरणें होती है कॉस्मोस या ब्रह्मांड से आती हुई किरणें होती है, जो मेनली होती हैं ठीक, जो होती है चार्ज पार्टिकल, उच्च ऊर्जा की चार्ज पार्टिकल, उच्च ऊर्जा के चार्ज पार्टिकल मतलब आवेशित कण। ठीक है, उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं। कौन होते हैं? कॉस्मिक किरण होती है। ठीक है, तो कॉस्मिक किरणें क्या होती है? आवेशित कण होती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया आपका। नाउ सीटी स्कैन के प्रयोग में, सीटी स्कैन करने में कौन से जो रे होती है, कौन से प्रकाश की कौन से लेयर उपयोग में लाई जाती है? तो सिंपल है, सीटी स्कैन मतलब आपके जो शरीर है, मानव शरीर है, उसके अंदर के दृश्यों का हमें चित्रण करना है या फिर उन्हें देखना है कि उनमें क्या क्या खामियां हैं। तो उसके लिए तो हमको पता है एक्सरे उपयोग की जाती है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ फोर्थ, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अब देखिए, रात्रि में तो कुछ दिखेगा नहीं आपको, परंतु अगर हम नाइट विजन का उपयोग करें तो वहां पर आपको साफ पता चलेगा। अगर कोई जानवर होगा तो उसकी गर्माहट हमें उस नाइट विजन में दिखाई देगी रेड कलर के रूप में। ठीक है, और बाकी जो होंगे वो ब्लू में दिखाई देंगे। तो इसका मतलब कौन सा यूज होगा? अवरक्त तरंगे। ठीक है, अब चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपने शिकार भी कर सकते हैं, क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि या पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं। सामान्य 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? अब ठोस माध्यम में ध्वनि की गति क्या होती है? अधिकतम होती है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? वायु, ठोस, जल, लोहा। अब ये वायु और ठोस तो ऐसे कैटेगराइज किया नहीं गया है ना, तो ये ऑप्शन तो विलुप्त होना चाहिए। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि लोहा ठोस माध्यम है और लोहे में बहुत तेजी से जो ध्वनि होती है वो गमन करती है। भौतिक तरंगों के संचार के लिए किसी भी माध्यम में किसी ध्वनि
कौन सी ध्वनि आर पार नहीं जा सकती, वह माध्यम होगा। ठीक है, अब देखिए ध्वनि के आर पार ना जाने का मतलब क्या है कि ध्वनि रुक गई, प्रसार ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ। अब ध्वनि प्रसार ही नहीं हो पा रही, ध्वनि का प्रसारण ही नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब होता है निर्वात। निर्वात में ही तो प्रसारित नहीं होती है, निर्वात में संचरण इसका पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आठवां है म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या होना चाहिए। अब इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग। तो इसमें क्या है, म्यूजिक कॉन्सर्ट है, अब हॉल के अंदर चल रही हैं चीजें, तो पैक है हॉल। अब जब दीवारों से ध्वनि टकराएंगी तो क्या होंगी, वो गूंजेगी, और जब गूंजेगी तो क्या होगा, खलल उत्पन्न होगा उस कॉन्सर्ट में, है ना। मजा उतना ज्यादा नहीं आएगा और वो ज्यादा शोर मचाएगा। ठीक है, ना ही आपको म्यूजिक सही से आपको सुनाई पड़ेगी। सो दैट इज वाई ऐसा होना चाहिए दीवार कि वह ध्वनि को सोख पाए। ठीक, हमारे कानों तक पहुंचे, दीवारों तक पहुंचे, फिर वो दीवारों में सूख जाए, आई मीन वो उसे एब्जॉर्ब कर ले। ठीक, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, दानेदार होना चाहिए, ध्वनि का परावर्तन करना चाहिए। ठीक है, परावर्तन यहां पर ये गड़बड़ है, परावर्तन नहीं एब्जॉर्प्शन होता है वो। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं। तो ऑप्शन इस तरह से डिजाइन करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ध्वनि क्या क्या हो, उन दीवारों को आप क्या करे, वो सोख पाए बेसिकली। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा करेक्ट आपका। ठीक, तो यह हमने कंप्लीट कर लिया ध्वनि का यह चैप्टर, या फिर तरंगों का यह चैप्टर। ठीक है, तो हम आधा सिलेबस से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं, 4 चैप्टर और रह गए हैं, जो है प्रकाश, विद्युत चुंबकत्व, है ना, आधुनिक भौतिकी और ऊष्मागतिकी। ये कुछ चैप्टर्स बचे हैं और उसके बाद फिजिक्स का यह सिलेबस हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे। ठीक है।